Hello friends, I Neha welcome you on my YouTube channel Aim High Tutorials. Friends, today we will start the chapters of grammar and this class will be started from the very initial, from the zero level understanding and knowledge of grammar. But before understanding the grammar, let's discuss a few points about the language because we are going to start the grammar of English language. Okay, so what a language is, we need to understand that first. लैंग्वेज, हिंदी में तो इसे हम सभी भाषा ही कहते हैं, ये आपको पता ही है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लैंग्वेज, what is the first level of language? First of all, how we can define a language? A language can be defined as a means of communication by which we exchange our views and ideas to other people. Okay, it is a means of communication to exchange our views and ideas. See, before saying anything, if we want to convey any of our idea to anyone, whoever we know, हमें क्या करना होता है? We need to say something. Whether we speak it or we write it, we use the words while we speak and while we write it in the notebook or a book. But there is one more mode of language, that is called sign language. We are not going to study about that. We are going to studying only about the writing and reading of English and understanding that. I hope आपको ये explanation अभी समझ में आ रहा होगा. Now, when we start learning anything, we should always start with the unit, with the very smallest point, and the very smallest point of the language is the letters. Okay, letters means you can also say this alphabets. When we start learning English और हिंदी, कोई भी भाषा जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसके अक्षरों को, उसके लेटर्स को सीखते हैं. ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स. ओके, सो वी कैन से दैट अल्फ़ाबेट्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. अक्षर जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है. जैसे हम नंबर्स को सीखते हैं, जब हम मैथमेटिक्स में बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते हैं, उसके पहले हम क्या सीखते हैं? उसके नंबर्स को सीखते हैं. ठीक है, उसी तरह से जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले अक्षरों को, लेटर्स को सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं, पहचानते हैं. इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. फिर आगे बढ़ने के बाद हम क्या सीखते हैं? आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज़ वर्ड्स. आपको पता है वर्ड्स मीन्स शब्द होता है. वंस यू हैव लर्नड द लेटर्स, जब एक बार आपने लेटर्स को सीख लिया, बोलना या लिखना, फिर आप क्या करेंगे? फिर वी विल गो टू स्टार्ट राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, शब्द. सो दिस कैन बी सेड एज, हाउ वी विल डिफाइन इट? वी विल डिफाइन इट the systematic arrangement of letters that conveys a meaning. अक्षरों का वह सार्थक क्रम, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जिससे हमें किसी अर्थ का पता चले, जिसका कोई मतलब हो, उसे ही हम शब्द कहते हैं. ऐसे ही हम किसी भी लेटर्स के अरेंजमेंट को शब्द नहीं कह सकते हैं, वो गलत होगा. जैसे हम राइटिंग हियर एन एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पेन. ओके, बट इफ़ आई जस्ट अनस्क्रैम्बल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड एंड राइट हियर NEP और NPE, डज इट गिव एनी मीनिंग? No, it doesn't give any meaning. Then we can say that this is not a word. So this is a word and both of these are not the words. Now the next thing will be, what we will do,
विच थिंग विल कम आफ्टर द वर्ड्स वंस वी अंडरस्टूड द वर्ड्स। एक बार जब हमने वर्ड्स को बनाना सीख लिया, लिखना सीख लिया, तब हम कहाँ जाएंगे? फिर हम सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। सेंटेंसेस, ओके। अब सेंटेंसेस क्या होते हैं? बस सेम चीज़, जैसे वर्ड्स हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, इन द सेम वे सेंटेंसेस आर द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट of words that conveys a meaning। शब्दों के सार्थक क्रम को जिसका कि कोई मतलब हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। ओके, अब अगर इसका एक एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं राम प्लीज़। यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं जिसमें से पहला वर्ड जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और सेकंड जो वर्ड है ये हमारा मेन वर्ब है। आई होप कि आपको अभी तक सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ the very first chapter which I am going to start, I think you would have got an idea what I am going to start today, and the first chapter will be sentence। इसको वाक्य कहते हैं हिंदी में। I don't think that I need to give you the definition once again because आपको definition पहले से पता है, मैंने एक बार बता दिया है। चलिए अब हम देखते हैं how many kinds of sentences are there। So there are 4 kinds of sentences। First is declarative sentence, second is imperative sentence, third is interrogative sentence, and the fourth one is exclamatory sentence। Here I have written the 4 kinds of sentences जिसमें से कि पहला डिक्लेरेटिव, सेकंड इंपरेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव और फोर्थ एक्सक्लामेटरी है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, और इस असर्टिव सेंटेंस को फिर हम 2 अलग अलग पार्ट्स में लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा अफर्मेटिव और दूसरा जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। आपको ये तो पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें नो जैसे वर्ड्स नहीं आते हैं और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो नो जैसे वर्ड्स के साथ होते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। Declarative sentence. Okay, so what is a declarative sentence? Let's think. We can say that any statement which is a simple statement, any simple statement which is used to give some kind of information, or it is some kind of statement, a statement which is meant to give information to someone about something with a full stop, means at the end of that sentence there will be a full stop. Okay, so the statement made to convey an information and ends with a full stop। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे एक इन्फॉर्मेशन को, एक सूचना को दूसरे तक पहुंचाने के लिए
कहा गया हो, एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन दी गई हो और उससे वो ख़त्म कैसे होता है, उसके एंड पे क्या है, फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट श्यामा stood first in her class. श्यामा अपनी कक्षा में प्रथम आई या उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया. अब ये सेंटेंस क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव में ये कैसा सेंटेंस है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है बिकॉज हेयर इज़ नो और नॉट जो वर्ड्स हैं उनका कोई यूज़ नहीं हुआ है. लेकिन अगर इसी के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे नेगेटिव सेंटेंस भी लिखते हैं. दैट विल बी ही डजंट want to come. वह नहीं आना चाहता है. ये सेंटेंस कैसा है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ डस और नॉट, ठीक है, ये डस जो है इसके साथ नॉट आया है, इसलिए ये सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस. द नेक्स्ट वन इज इम्परेटिव सेंटेंस. दूसरा जो हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है. अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, हम लिख सकते हैं इसके लिए द स्टेटमेंट मेड टू मेक कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट or advice and ends with a full stop. ये कैसे सेंटेंसेस हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होते हैं. बस इनमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यही एक समानता है. इसके अलावा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो एक इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, जबकि इम्परेटिव सेंटेंसेस का यूज़ हम एडवाइस के लिए, कमांड के लिए, ऑर्डर के लिए करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं, इसमें वर्ड्स आएंगे जैसे कि रिक्वेस्ट हो गया, प्लीज़, रिक्वेस्ट के लिए जैसे प्लीज़ हो गया, शुड वर्ड्स हो गए. ओके, एग्जांपल प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो. ओके, यहाँ पे ये प्लीज़ वर्ड जो है इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है. और हाँ, एक चीज़ और है, जब भी ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस मिले जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ. तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस होते हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है रिक्वेस्ट का एग्जांपल है, सेकंड सेंटेंस जो है ये एक कमांड का एग्जांपल है, ऑर्डर का भी कह सकते हैं इसे. तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमेशा एक हिडन सब्जेक्ट होता है. ओके, जैसे अगर आप किसी से हेल्प करते हैं तो आप अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप किससे रिक्वेस्ट करेंगे, आपके सामने वाला जो बंदा है उसी से करेंगे. अगर मेरे सामने ही कोई नहीं है तो फिर मैं किससे बात करूँगी. इसलिए जब भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो अगर आपसे सब्जेक्ट पूछा जाए तो बिना सोचे आपको ये समझ लेना है कि इफ़ वी आर टॉकिंग, हम जब पर्सन्स पढ़ते हैं, देखो 3 पर्सन्स होते हैं. एक फर्स्ट जो बोलता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट, आप सुन रहे हो, यू आर द सेकंड, सो यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है. तो जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं वो हमारे सामने वाला ही पर्सन होगा. ऐसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात जो कर रहे हैं उसको तो हम ऑर्डर दे नहीं सकते हैं, कमांड नहीं दे सकते हैं, सजेशन नहीं दे सकते हैं. तो ये हमेशा यहाँ पे क्या होता है, हिडन सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है. आप यहाँ लिख भी सकते हो ऐसे, यू then put a comma and write here bring me a glass of water, or here you can write you comma please help me, तुम या आप मेरी मदद कीजिए. ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं. द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य. तो इनमें क्या होगा, अब इनका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट. तो ये डिफिनीशन में आपको कुछ बातें हमेशा सेम लगेंगी, बस थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है उसके काइंड पे, उसका क्या मोटिव है, वैसे वाक्य बनाने का मोटिव क्या है. द स्टेटमेंट मेड टू आस्क
questions and ends with a question mark. ओके ऐसे सेंटेंसेस जो प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं या प्रश्न पूछने के लिए ही बनाए जाते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और हमेशा ऐसे वाक्य जो होते हैं ये क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्वेश्चन मार्क को हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। ओके सो एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, आर यू टॉकिंग, क्या तुम बात कर रहे हो। वाई आर दे शाउटिंग, वे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। ओके तो ये जितने भी सेंटेंसेस अभी यहाँ पे मैंने लिखे हैं, पहला तो हो गया हेल्पिंग वर्ब से मैंने क्वेश्चन बनाया है, दूसरा मैंने बनाया है एक WH वर्ड से, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम क्वेश्चंस अराइज करते हैं, क्वेश्चंस अगर हम पूछ रहे हैं तो हम क्वेश्चंस को WH वर्ड्स के भी साथ बना सकते हैं और क्वेश्चंस को हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा जवाब क्या होगा, येस या नो। इफ़ आई एम आस्किंग आर यू टॉकिंग, क्या तुम बात कर रहे हो, सो व्हाट विल बी योर आंसर, यू कैन से येस और नो। इफ़ यू आर टॉकिंग यू विल से येस एंड इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग यू विल से नो। लेकिन इफ़ आई से वाई आर दे शाउटिंग, वे लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, तो आप मुझे क्या बताओगे, येस या नो में तो आंसर नहीं करोगे। देन यू विल टेल मी द रीज़न बिहाइंड द रीज़न बिहाइंड वाई दे आर शाउटिंग, वे क्यों चिल्ला रहे हैं उसका रीज़न आप मुझे बताओगे, ठीक है। अगर वाई को मैं रिप्लेस कर दूँ दूसरे वर्ड से, वेन आर दे शाउटिंग, वे लोग कब चिल्ला रहे हैं। अब देखो जैसे ही ये WH वर्ड चेंज हुआ वैसे ही आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आप तुरंत यहाँ पे क्या करोगे, मुझे टाइम बताओगे। ओके तो ये सारे चेंजेस हो जाते हैं जब हम जब हम WH वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स में। नाउ आई थिंक इतना आपकी समझ में आया। द लास्ट वन वी विल डिस्कस इज द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। विस्मयादि बोधक का मतलब ही होता है जब विस्मय में पड़ जाएं, आश्चर्य में पड़ जाएं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के साथ समझते हैं। द स्टेटमेंट मेड टू एक्सप्रेस deep or sudden feelings, excitement, and aggression, or there is no need to write this, we can say deep or sudden feelings, excitement are and with an exclamation mark. वैसे सेंटेंसेस जो हमारे इनर फीलिंग्स को, हमारे अंदर की भावना को, हमारे सरप्राइज़ को या हमारे एक्साइटमेंट को शो करने के लिए हम लिखते हैं या बोलते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाउ प्लीजेंट or sorry we can write here what a pleasant day, what a pleasant day it is, कितना खूबसूरत दिन है, आज का कितना खूबसूरत दिन है। ये जो है ये क्या हो गया, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जैसे मान लो आपने अपने बर्थडे में अपने फ्रेंड को इनवाइट किया है, उसने कह दिया पहले कि नहीं आई एम नॉट कमिंग, ओके, and suddenly on the day of your birthday when you open the door you see him, then what kind of
feeling you will have, you will be excited and very very happy because this was not expected from your friend. You didn't expect that he is going to come. लेकिन जैसे ही आप उसे देखेंगे तो आपकी एक्साइटमेंट आ जाएगी, आप खुश हो जाएंगे. तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम बोलते हैं तब या फिर लिखते हैं तो उनको बोलने के तरीके से हम समझ जाते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन लिखते वक्त हम जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं तभी पता चलता है सामने वाले को कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ओके, आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी. ये जो एक्सप्लेनेशन सेंटेंस चैप्टर का था, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जो मैंने एक्सप्लेन किया है. फ्रेंड्स, इफ़ देर इज़ एनी मिस्टेक मेड बाय मी देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and if you like it, please like, share and subscribe. Thank you for watching.